हाय गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं विकास झा, आप सबके साथ स्वागत है आप सबका अचीवर्स पाठशाला में। तो गाइस, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वह है एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है एफडीआई और एफपीआई जो आपके मैनेजमेंट, कॉमर्स और अगर आप कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी इस पे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। इवन अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकता है और ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया can either be in the form of FDI और in the form of FPI। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। whether the foreign investment will be classified FPI और FDI, ये determine the percentage of investment। ये कैसे डिसाइड होता है कि FPI है या FDI है? तो कह रहे हैं कि डिटरमिन बाय द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखो, एफडीआई दे रखा है और आपको यहाँ पे यहाँ दे रखा है एफपीआई। तो क्या है, इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल स्ट्रक्चर बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इन इंडिया इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी और इन 10, उसमें अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में जो इन्वेस्ट करे और in 10% or more of the post issue paid up equity capital on fully duties based on the listed Indian company। 10% से ज्यादा होना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट, तब वो एफडीआई माना जाएगा। ठीक है। और दूसरी साइड में क्या होता है कि अगर 10% से लेस है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 10% से लेस है, तो पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल जो उसका है, तो फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या है कि देखो, 10% से ज्यादा है तो वो एफडीआई माना जाएगा, 10% से कम है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पहले हम एफपीआई के बारे में, एफपीआई मतलब कि कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में देखो। पहले हमारे दो कैटेगरी थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाज कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स अलोंग विद सब अकाउंट्स ऑफ एफआईआई। देखो दो कैटेगरी थी हमारी, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। और पहली थी क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, दूसरी थी हमारी क्या, दूसरी थी हमारी एफ आई आई। ठीक है, एफ आई आई। तो इन दोनों को जब मर्ज कर दिया गया बाद में, ठीक है, तो वो बन गया आपका एफ पी आई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो ये जो सेबी की जो गाइडलाइंस है, रेगुलेशन है, 2014 में आया था ये। ठीक है, 2014 में जो है इन दोनों को मर्ज करके एफपीआई बनाया गया। ओके। अब इस पे जो है, जो एफपीआई पे जो भी रेगुलेशंस लगते हैं वो किसकी लगती है? सेबी की गाइडलाइंस इस पे लगती है। अब वो आगे बढ़ेंगे क्यों लगती है, वो आगे हम डिटेल में जानेंगे। As such, now India, the term foreign portfolio investment refers to FII and qualified foreign investors। ये दो कैटेगरी आप याद कर लेना कि एफपीआई कैसे इवॉल्व हुआ और सेबी की रेगुलेशन इस पे लगती है। सेबी रेगुलेशन 2014 अप्लाई होता है इसके ऊपर, सेबी रेगुलेशन 2014। नाउ पॉइंट्स टू नोट फॉर एफडीआई एंड एफपीआई। अब क्या है, इस देखो, irrespective of the percentage of investment, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, यार कोई अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट करे, विल ऑलवेज बी क्लासिफाइड एज एफडीआई। अगर कोई इन्वेस्टमेंट होती है अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, वो हमेशा एफडीआई माना जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, गॉट इट। For an FPI investment, once the investment is classified as a FDI on account total holding increasing, जो उसकी जो होल्डिंग है 10% से अगर ज्यादा है तो एफडीआई माना जाएगा, 10% से कम है तो एफपीआई माना जाएगा। सिंस एफपीआई इन्वेस्टमेंट इज मोर शॉर्ट टर्म इन नेचर, ये शॉर्ट टर्म होता है नेचर, मतलब कि बहुत थोड़े समय के लिए होता है। एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरिंग रिटर्न्स बिटवीन नेशंस, इट इज रेफर टू एज ए हॉट मनी। इसको एफपीआई को जो एक हॉट मनी भी बोला जाता है। यानी कि अगर कहीं पे एफपीआई जो है की इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है, तो उसका उसकी जो मार्केट जो तेजी से ग्रो करेगी।
लेकिन इसकी ड्रॉबैक ये है कि एफपीआई का कि अगर अगर निकलने चालू हो गए शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स अगर किसी ने निकालने चालू हो गए, ठीक है, तो सारे जो है एफपीआई जो है मतलब कि सारे अपने फॉरेनर्स जो है अपना इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री से खींच लेंगे और उसकी जो जिस कंट्री से वो अपना इन्वेस्टमेंट खींच लेंगे, ठीक है, वापस ले लेंगे, वो कंट्री की इकोनॉमी एकदम से नीचे गिर जाएगी। ये होता है एफबीआई का ड्रॉबैक, ठीक है। इसे हॉट मनी बोलते हैं। ये किसी भी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो करा सकती है, बहुत तेजी से नीचे ला सकती है, ठीक है। एफपीआई इज रेगुलेटेड बाय सेबी रेगुलेशन 2014 एंड एफडीआई इज रेगुलेटेड बाय पेमा। और देखो यहाँ पे जो आपका एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे जो रेगुलेशन लगती है आपकी, वो सेबी की 2014 वाली रेगुलेशन एक्ट लगता है, ओके। एंड एफबीआई इज रेगुलेटेड बाय फेमा। एफडीआई जो है, क्योंकि एफडीआई 10% से ज्यादा होता है, बड़े बड़ी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ये, ठीक है। तो इस पे इसे कौन देखता है? फेमा। फेमा जो है, फेमा के ऊपर कंट्रोल किसका है? आरबीआई का है, ओके। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये आया था 1999 में, ठीक है, अंडर आरबीआई के अंडर में है ये। तो एक अलग से बॉडी है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखती है। इसको एक्ट को कर लेना कि कब आया था ये एक्ट? 1999 में फेमा आया था, और किसके अंडर में? आरबीआई के अंडर में। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे कौन सी रेगुलेशन लगती है? सेबी की रेगुलेशन लगती है 2014। अब देखिए, एफडीआई वर्सेस एफपीआई, जो थोड़ी बहुत जो इसके डिफरेंसेस है, की डिफरेंसेस है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। एफडीआई क्या होता है? एफडीआई आपके एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, और एफपीआई आपका जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और ये जो है, ये आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपका इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यानी कि पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन किसी मतलब कि मोड के थ्रू लगा रहे हैं, ठीक है। इंडियन कंपनी में लगा रही है, लेकिन उसमें कौन सा आ जाता है? एनएससी आ जाती है, बीएससी आ जाती है, ठीक है, वो में स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आ जाते हैं। तो ये बैंक्स वगैरह आ जाते हैं। तो किसी के थ्रू पैसा लगा रहे फॉरनर्स, ठीक है, वो डायरेक्ट पैसा इसमें नहीं लगा रहे, ठीक है। ये एफडीआई होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है। अगर एक बार लगा दिया तो इतनी जल्दी जो है निकाल भी नहीं सकते पैसा, ठीक है। और ये एफपीआई क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है यानी कि मैं 6 महीने के लिए लगाया, साल भर के लिए लगाया, निकाल लिया। इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कि इसमें दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें क्या, इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स ओनली, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसी में इन्वेस्ट किया जाता है एफपीआई के अंडर में। ऑनरशिप एंड मैनेजरियल कंट्रोल होता है इसके ऊपर, ठीक है। और ये इसमें क्या ऑनरशिप मिलती है। एफबीआई में क्या होता है कि ओनली ऑनरशिप, और इसमें क्या है, एफडीआई में क्या है, कंट्रोल, क्योंकि ऑब्वियसली 10% से ज्यादा है तो उसकी होल्डिंग ज्यादा है, उसका कंट्रोल आ जाएगा उसके ऊपर। और एफडीआई क्या स्टेबल होता है, एफपीआई क्या वॉलेटाइल होता है। मैंने बोला वॉलेटाइल, वॉलेटाइल कुछ का मतलब है कुछ पता नहीं, मतलब अभी है अभी नहीं है, ऐसा है इसका सिस्टम, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, ओके। एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स एग्जिट एग्जिस्ट, इसमें क्या है, एंट्री और एग्जिट बैरियर्स जो है इसमें मतलब की होते हैं। इसमें क्या होता है, आप बहुत एफपीआई में क्या होता है, एंट्री भी इजी होता है, एग्जिट भी इजी होता है, ठीक है। आपका मन करे तो आप पैसा लगा इन्वेस्ट कर लो, आपका मन करे तो आप पैसा निकाल लो, आपको लग रहा है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पास पैसा निकाल लो। तो ये बेसिक की डिफरेंसेस है एफडीआई और एफपीआई में। और एफपीआई क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर डिवेंचर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, किसके थ्रू? किसी मीडिएटर के थ्रू, किसी कंट्री में, और इनडायरेक्ट रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई जो है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, ओके। एफपीआई को सेबी रेगुलेट करता है, एफडीआई को फेमा रेगुलेट करता है। और फेमा किसके अंदर में है? आरबीआई के अंदर में। अब देखिए, with FDI investors are able to exert control over their investments। ये उन्हीं एफडीआई अभी जो बात की डिफरेंसेस में बात की, उन्हीं को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताया गया है। एफडीआई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, वही है, लाइक रिसोर्सेज, टेक्निकल नो हाउ लॉन्ग विद सिक्योरिटीज। दिस इज ए कॉन्ट्ररी टू एफपीआई। एफपीआई के बिल्कुल ही अपोजिट होता है ये। Okay, one of the most important distinction between portfolio and direct investment have emerged in the era the globalization is that portfolio investment can be much more volatile। बहुत ज्यादा volatile है ये। volatile में क्षणभंगुर, यानी कि मतलब कि अभी हुआ और दूसरी क्षण जो है मतलब कि निकल भी जाता है पैसा। The changes in the investment environment in a country can lead to swift changes in portfolio investment. In contrast, FDI is more difficult to pull out।
अगर आपने एफडीआई जो पैसा को लगा दिया, ठीक है, और पुल आउट और सेल ऑफ एज इट्स इम्प्लाइज द कंट्रोलिंग स्टेक इन बिजनेस। वहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की जो है जिस कंट्री में लगा है, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे, रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतना ईजी नहीं होता, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है गवर्नमेंट के रूल्स की। ठीक है, आपको सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो एफडीआई में क्या है, एंट्री और एग्जिट दोनों आसान नहीं होता है। और एफपीआई में क्या है, इजीली एंट्री करो, इजीली एग्जिट करो। तो बेसिक ये डिफरेंसेस थे। तो ये थोड़े बहुत है, इसको स्किप करते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, नाउ देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तीन तरह के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं आपके, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। ये 3 पॉइंट जरूर याद कर लेना कि कौन कौन से मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप होते हैं। हॉरिजेंटल वे में, वर्टिकल करेगा, कॉन्ग्लोमेरेट करेगा। ठीक है, हॉरिजेंटल में क्या, हॉरिजेंटल इन्वेस्टमेंट वुड एंटेल ओपनिंग अप द सेम बिजनेस इन अ फर्म। यानी कि जो बिजनेस वो कंपनी कर रही है, वही बिजनेस जो है उसी बिजनेस को एक्सपेंड करती है नेक्स्ट कंट्री में भी। ये होता है कि हॉरिजेंटल इन्वेस्टमेंट होता है। वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट इज स्लाइटली डिफरेंशिएटेड बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब कि बिजनेस वही कर रही है, लेकिन उससे रिलेटेड बिजनेस कर रही है उसी कंट्री में। ठीक है, वर्टिकल मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन जो बेस होता है बेस सेम होता है। ओके। और कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट वेयर इन्वेस्टमेंट इज मेड इवन इफ द बिजनेस इज अनरिलेटेड। यानी कि दूर दूर तक आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है उसका, आप बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, जिस चीज का आप डील करो, जिसका बिजनेस करो, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, अदर कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो आपको हो जाए कॉन्ग्लोमेरेट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हॉरिजॉन्टल समझ में आ गया आपको, वर्टिकल हो गया, कॉन्ग्लोमेरेट हो गया। अब एफडीआई, एफडीआई इन इंडिया पोस्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, द एफडीआई रूट इन इंडिया। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे रूट्स होते हैं, तो उस रूट्स को हम डिस्कस करेंगे। Hence, foreign capital can help fill the gaps between domestic savings and investment requirements. FDI is one of the important tools of economic growth. किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, या जो मतलब कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी है। ये क्या करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करती है। So to boost flow of foreign investment in the process of liberalization is undertaken. जब लिबरलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई होता है 1991 के बाद जो है, ठीक है, तब जाके, तब से फिर उसके बाद ये सब इनको जो है मतलब कि ऑप्शंस मिले। However, liberalization of an economy always come with regulation. जहाँ पे liberalization आता है तो वहाँ पे कुछ regulations जो है, थोड़े बहुत regulations होते हैं। ओके, तो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद जो है, ये मतलब कि एफडीआई और एफपीआई जो है मतलब कि कंट्री मतलब कि फ्लोट करना स्टार्ट हुए, मतलब कि कंट्री टू कंट्री जो है मतलब कि ये एक्सपेंड होना चालू हो गए। एफडीआई के क्या बेनिफिट्स है, एफडीआई के बेनिफिट्स है कि इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास में, फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा आपका, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा आपका, ठीक है, आपकी कंट्री का। ठीक है, तो ये बहुत सारी इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट प्रदान करती है एफडीआई। रूट्स फॉर एफडीआई क्या होता है, बेसिकली देयर आर टू रूट्स फॉर एफडीआई इन इंडिया। एक होता है ऑटोमेटिक रूट, और एक होता है आपका जो है गवर्नमेंट रूट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, he can invest in any company it wishes with no need for government approval। इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस वाले में, एंड देन देयर इज अ गवर्नमेंट रूट। इन दिस रूट देयर इज नो इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का जो है अप्रूवल आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया डज नॉट हैव यूनिफॉर्म रेट। सम इंडस्ट्रीज अलाउड है, मतलब कि कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है इसका, बस 10% से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इसमें जो है कि कोई फिक्स्ड नहीं है कि किसी कोई कोई इंडस्ट्री में 100% इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, और कई कई इंडस्ट्रीज में जो है 26% है, 49% है, 51% है। तो इस तरह के परसेंटेज इसमें है। ठीक है, गवर्नमेंट वाले में गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे आपको, और ऑटोमेटिक रूप में जहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई अथॉरिटी नहीं चाहिए, इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ओके, देयर आर फ्यू इंडस्ट्रीज वेयर एफडीआई इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर एनी रूट। यानी किसी भी रूट से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है।
तो कौन कौन से होते हैं? आपकी ऑटोमेटिक एनर्जी जनरेशन हो गया, ठीक है, गैम्बलिंग हो गया, बैटिंग हो गया, और आपका एग्रीकल्चर हो गया, प्लांटेशन, हाउस एंड रियल एस्टेट हो गया, ट्रेडिंग इन टीडीआर्स वगैरह हो गया, सिगार, सिगरेट्स, ठीक है, रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्री। इन सब इंडस्ट्री में जो है एफडीआई जो है बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी जाती है। अब है कि आपका की रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स अंडर द एफपीआई रेजिम। की रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? देखिए, परमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड शेयर्स क्या होता है एफपीआई में? क्या होता है? लिस्टेड इंडियन कंपनी, लिस्टेड जो इंडियन कंपनी होती है उसमें क्या होता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं किसमें? डिबेंचर्स में, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड एंड इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में, इन सब इन्वेस्टिंग, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, बीच में कोई मीडिएटर जरूर होता है। ओके, इन्वेस्टमेंट टू बी लेस देन 10%, 10% से नीचे होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड फिर क्या बोलते हैं? इंडियन इन्वेस्टिंग कंपनी बाय सिंगल एफपीआई एंड 24% वाले कलेक्टिव बेसिस, ये उनके लिए, इंडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए, सिंगल एफपीआई के लिए। Investment by an FPI include real related to FPI to be less than 50% of any issue of corporate bond। जो बॉन्ड वगैरह होता है ना, तो उसमें लेस देन 50% होना चाहिए, ठीक है, बॉन्ड बॉन्ड वगैरह अगर परचेज किया जाता है तो। मिनिमम रेजिडुअल मैच्योरिटी, मिनिमम रेजिडुअल मैच्योरिटी ऑफ अबव 1 ईयर फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो क्या है कि मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। In corporate bond less than 1 year residual maturity shall not be exceed 20%। अगर मान लो कोई बॉन्ड है तो कहता है कि अगर वो 1 ईयर से जो नीचे है तो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट जो है। अब ये हमारा देखो कुछ इसके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इनफ्लोज क्या है इन इस टाइम करंट सिनेरियो में इंडिया में। इस टाइम क्या है? 28% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019-20 में 28% इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था, जिसमें आपका 16.3 बिलियन फ्रॉम एंड 12.7 बिलियन इन द ईयर एग्रो एगो पीरियड। ऑफिशियल डाटा है ये। तो देखो, इसमें सबसे ज्यादा जो हुआ था आपका सिंगापुर, सिंगापुर का जो है सबसे ज्यादा है। सिंगापुर का कंटिन्यू टू बी टॉप, सिंगापुर अभी टॉप में है इंडिया में इनके में इन्वेस्टमेंट करने में। और उसके बाद जो है फॉलोड बाय मॉरिशस, मॉरिशस का आपका कितना है? 4.6 बिलियन, ठीक है। 5.3 बिलियन किसका है? सिंगापुर का कंट्रीब्यूशन है। मॉरिशस का जो है आपका 4.6 बिलियन है। तो जब भी आप एग्जाम में देने जाओ तो ये डाटा जरूर जो है याद करके जाना, और मतलब कि सर्च करके एग्जाम से 10 days बिफोर जो है ये डेटा जो है जरूर एक बार निकाल लेना। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको देखा कि कैसे कैसे करंट सिनेरियो क्या है। Among sectors, telecommunications granted the maximum FDI 4.2 billion, followed by service sector। सर्विस सेक्टर में कितना है? 2.8 बिलियन है। द सर्विसेज इंक्लूड फाइनेंशियल हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुरियर, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग, एनालिसिस, ये सारे सर्विसेज सेक्टर आ जाते हैं। तो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? सिंगापुर का है। सेकंड नंबर पे मॉरिशस आता है, और सिंगापुर का कितना था? 5.3 बिलियन, और इसका मॉरिशस का 4.6 बिलियन। तो आई होप आपको एफडीआई और एफपीआई में जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या होता है एफडीआई और एफपीआई। ओके, एफडीआई में दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट और आपका गवर्नमेंट रूट। और एफडीआई कैसे कैसे होता है? हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, कॉन्ग्लोमेरेट होता है। हॉरिजेंटल में क्या करता है? हॉरिजेंटल में सेम बिजनेस एक्सपेंड करता है, वर्टिकल में स्लाइटली डिफरेंस के साथ जो है उसी बिजनेस को कंटिन्यू करता है। और कंग्लोमेरेट में क्या होता है कि वो किसी मतलब कि बिल्कुल ही डिफरेंट, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल ही डिफरेंट जो है उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो ये आपका एफडीआई होता है। एफडीआई के बेनिफिट आपको पता ही था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को। और खास तौर पे ये जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। उनको इकोनॉमी को बूस्टअप मिलता है। और एफपीआई जो है, एफपीआई के बारे में बता दिया मैंने आपको। शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इन सब में जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, और आपके फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, जो आपके फॉरवर्ड स्वैप्स वगैरह होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, इन सब में इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन जो है ये मीडिएटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेगी करेगी और इन्वेस्टमेंट जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके,
10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो है इसको एफपीआई को हॉट मनी भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हॉट मनी क्या होता है, ठीक है, हॉट मनी जो है आपका ये होता है एफपीआई। ये पूछ सकता है कि अनदर नेम ऑफ एफपीआई, और ये भी पूछ सकते हैं एफपीआई को कौन रेगुलेट करता है। तो एफपीआई को सेबी रेगुलेट करता है, एफडीआई को फेमा रेगुलेट करता है। फेमा जो कि आरबीआई के अंडर में एक रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, फेमा कब आया था? 1999 में आया था। तो ये था आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। ये है मेरा चैनल अचीवर पाठशाला, ठीक है। अब इसको अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना आप। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8700410560। कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स से रिलेटेड, किसी एग्जाम से रिलेटेड, आप क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर उस पर आंसर करूंगा। ओके, बस आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल नहीं कर सकते। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, बाय बाय।